Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel. Dear students, today we are discussing about the application based on Bernoulli's theorem अर्थात बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग। तो उसमें आज हम जो पहला अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम से संबंधित वह है बेंचुरीमीटर। ठीक है, और इस बेंचुरीमीटर की सहायता से हम किसी नल में बहने वाले द्रव की माप की गणना कर सकते हैं। ठीक है, नल में बहने वाले द्रव या किसी नल में बहने वाले द्रव की जो दर है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और साधारणतः इस बेंचुरीमीटर का प्रयोग हम कहां पर करेंगे कि कोई नल है, नल को बीच में काट करके उस बेंचुरीमीटर को हम क्या करेंगे, फिट करेंगे। तो जो ये बेंचुरीमीटर है ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। इससे पूर्व वाले बच्चों वीडियो में मैंने आपको बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम का किस प्रकार से हम डेरिवेटिव उसको कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका सत्यापन कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था। और आज हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम का जो पहला अनुप्रयोग है बेंचुरीमीटर। तो बच्चों जो बेंचुरीमीटर है उसकी रचना किस तरीके से होती है उस रचना को हम देखेंगे। बेंचुरीमीटर में एक हमारे पास जो है एक नली होती है जो दोनों ओर से तो समान क्षेत्रफल उसका होता है, लेकिन बीच में वो जो है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पतला होता है, संकीर्ण होता है। और उसको इस तरीके से हम जो है चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये बेंचुरीमीटर है, मान सपोज एक्स वाई हमारे पास एक नली है जो दोनों साइड से इसका क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन बीच में ये क्या है, पतला है, जिसको हम नाम दे रहे हैं जेड। अब आप बच्चों यहां पे देखेंगे इसमें जब हम क्या करते हैं, द्रव का प्रवाहित कर रहे हैं इसको द्रव, ठीक है, द्रव प्रवाह कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि बेंचुरीमीटर का प्रयोग हम किसी नली में या किसी नल में बहने वाले द्रव की दर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, इस एक्स वाई पर हमारे पास दो ऊर्ध्वाधर नलियां होती हैं। और वो ऊर्ध्वाधर नलियां कहां होती हैं, दोनों एक्स जेड पर एक हमारा एक्स पर होगा, ठीक है, और दूसरा होगा जेड पर। मतलब जो जहां पर ये पतला वाला संकीर्ण भाग है, इस संकीर्ण भाग पर हमारे पास दो नलियां हैं। जो संकीर्ण भाग है, एक नली यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्टैंड करी गई है बेंचुरीमीटर पर, और दूसरी जो है एक्स साइड पे की गई है। ठीक है, अब होता क्या है, इनको लगाने का क्यों इनको लगाया गया है कि जब एक्स वाई पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई पर हम एक्स वाई नली में हम द्रव को प्रवाहित कर रहे हैं। तो द्रव को प्रवाहित करने पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है दाब क्या हो जाता है, जेड पर जो दाब दाब कम किसकी अपेक्षा, एक्स की अपेक्षा यहां पर क्या होता है, दाब कम। और जेड पर जो वेग होता है वो एक्स की अपेक्षा, एक्स के सापेक्ष जो दाब होता है, एक्स के सापेक्ष जेड पर दाब कम, और एक्स के सापेक्ष जेड पर जो वेग होता है, यहाँ पर चूंकि पतला है द्रव का वेग क्या है, ज्यादा है यहाँ पर, किसकी अपेक्षा, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो है, तो इसको करने के लिए इस दाबांतर, और अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दाब क्या है, कम है, और यहाँ पर दाब ज्यादा है। तो इस दाबांतर को की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, दो नलियां लगाई जाती हैं। तो जब इसमें जो है द्रव प्रवाहित होता है, तो द्रव प्रवाहित होने पर उस दाबांतर की गणना करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये दो नलियां ऊर्ध्वाधर नलियां लगा रखी हैं। और ऊर्ध्वाधर नलियों में जो द्रव की जो माप होती है, जो द्रव इन नलियों में चढ़ता है, जहां पर दाब ज्यादा और जहां पर दाब कम है, उस आधार पर उस दाबांतर को ज्ञात करने के लिए हम इन नलियों में चढ़े हुए द्रव की क्या कर लेते हैं, इनकी रीडिंग माप कर लेते हैं, इनको मेजर करते हैं। इन नलियों में चढ़े हुए द्रव की माप करते हैं कि दाबांतर को, कि दाब कहां पर कम है और कहां पर ज्यादा है। तो आप देखेंगे ये वाली स्थिति, इन दोनों के बीच जो हाइट है, मानो सपोज एच है, ठीक है, तो एच है, और उस कारण से हम क्या करते हैं, एक्स वाई में बहने वाले द्रव की क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जो नली है उस नली में बहने वाले द्रव की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि जब एक्स वाई नली में द्रव को प्रवाहित किया जाता है, तो द्रव को प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि जहां पर संकीर्ण भाग है नल का, वहां पर वेग एक्स के सापेक्ष क्या होता है, ज्यादा होता है,
और वहां पर जेड पर जो दाब होता है वो एक्स के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है। और उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने इस बेंचुरीमीटर पर दो ऊर्ध्वाधर नलिकाएं लगा रखी हैं, और जब हम द्रव प्रवाहित करते हैं तो ये द्रव जो है इन नलिकाओं में ऊपर की ओर चढ़ता है, और जहां पर ज्यादा चढ़ेगा वहां पर दाब ज्यादा है, और जहां पर कम चढ़ेगा वहां पर दाब क्या है, कम है। इस दाबांतर की गणना के फलस्वरूप हम क्या कर सकते हैं, इस बेंचुरीमीटर में बहने वाले द्रव के दर को क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब हम इसकी जो है गणना किस तरीके से करेंगे, गणना करने के लिए बच्चों कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्षेत्रफल इस बेंचुरीमीटर पर जो है एक्स साइड पर क्षेत्रफल हम देखते हैं, मान सपोज यहाँ पर क्षेत्रफल A1 है, ये जो नली है इसका क्षेत्रफल A है, यहाँ पर दाब क्या है P1 है, और यहाँ पर दाब क्या है, वेग क्या है V1। ठीक इसी प्रकार से जो संकीर्ण क्षेत्र है वहां पर क्षेत्रफल जो है आपका, वहां पर क्षेत्रफल आपका जो है A2, दाब P2, और यहां पर जो वेग है वो क्या है, माना सपोज V2 है। ठीक है, तो यहां पर जो है इन दोनों स्थितियों में जो A वाला क्षेत्र है जहां पर क्षेत्रफल A1 है, ठीक है, और जहां पर जो Z वाला क्षेत्र है वहां पर जहां पर ये पतला है, संकीर्ण है, वहां पर क्षेत्रफल क्या है, A2 है। तो यहां पर जो है बर्नौली, यदि ये द्रव की, मैंने आपको बर्नौली थ्योरम बताया था कि जब कोई द्रव असंपीडीय एवं अश्यान द्रव किसी धारा की प्रवाह में प्रवाहित होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन पर, प्रत्येक बिंदु के एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग होता है वो नियत होता है। तो बच्चों किसके अनुसार, बर्नौली प्रमेय के अनुसार, यदि नली में द्रव का प्रवाह हो, द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है, तो बर्नौली थ्योरम के अनुसार, बर्नौली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय कहती है कि उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, माना दाब इस वाले क्षेत्र की बात करें, हम इस बेंचुरीमीटर के एक्स वाले एरिया की बात करें, यहां पर दाब P1, ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, मानो सपोज यहां पे हाइट क्या है, H1 बराबर किसके हो जाएगा, P2 जो संकीर्ण भाग है, बेंचुरीमीटर का जो संकीर्ण भाग है वहां पर दाब P2, गतिज ऊर्जा हाफ रो, यहां पर जो वेग है वो V2 है का स्क्वायर प्लस रो GH2, यहां पर मान सपोज हाइट H2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन अब हम क्या कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू किसके, बर्नौली प्रमेय के अनुसार। अब बच्चों यहां पे हम देखते हैं कि यदि द्रव का प्रवाह सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो, x बराबर क्या, x1 बराबर h2 के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सूत्र निकल जाएगा हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर यदि हम दाबांतर देख रहे हैं, दोनों स्थितियों में हम दाब में अंतर देखना है हमने, तो हमारा ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा कि द्रव की अविरतता का सिद्धांत क्या है, कि जब कोई असंपीड्य एवं आश्यान द्रव किसी
असमान अनुप्रस्थीय क्षेत्रफल वाले नली में बह रहा है। तो आप देखेंगे असमान परिस्थिति क्षेत्रफल, यहां पे क्षेत्रफल ज्यादा है और यहां पे क्या है, कम है, में प्रवाहित हो रहा है। जब कोई असंपटी एवं आश्यांतरम किसी असमान अनुप्रस्थ प्रच्छेदीय जो क्षेत्रफल है, जो अनुप्रस्थ काट का जो प्रच्छेद क्षेत्रफल है, प्रच्छेदी क्षेत्रफल है, उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है वो नियत होता है। यह है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, किसका सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जो है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, जो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, मतलब दोनों ओर जो असमान प्रच्छेदी क्षेत्रफल है वहां पर जो है प्रत्येक बिंदु पर, उसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल और वेग का जो गुणनफल होता है वो नियत होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं A1 बटे A2 इज इक्वल टू V2 बटे V1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। तो बच्चों इसको हम किस तरीके से सही करेंगे, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमने देखना है कि किस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हम देखते हैं यहां पे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V, यहां पे हम क्या ले रहे हैं, V1 कॉमन ले रहे हैं सपोज। तो V1 हमने कॉमन लिया, तो यदि हम V1 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम ये वैल्यू A1 बटे A1 जो द्रव का अविरतता का सिद्धांत है उसको हम A1 बटे A2 बराबर V1 बटे V2, इस V2 बटे V1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, A1 बटे A2। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमने किया। अब हम देखते हैं बच्चों, इसको हम जो है इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आपने देखना है कि जहां पर हमने दाबांतर ज्ञात कर रहे हैं उन दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों में जो द्रव की जो हाइट है, यहां पर देखिए द्रव की हाइट जो है यहां पर ऊपर है और दूसरे नलिका में द्रव की हाइट जो है कम है, तो दोनों में जो अंतर है वो h का है। ठीक है, तो यहां पर जो दाब हो जाएगा, द्रव का दाब, ठीक है, यहां पर जो है जो द्रव का दाब है, द्रव के दाब के लिए, दाबांतर के लिए, द्रव के दाब के लिए या द्रव के दाबांतर के लिए या दाबांतर के लिए हम देखते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच। ठीक है, अब हम देखो यहां पे क्या करते हैं, देखिए इस वैल्यू को हम कहां रख देंगे, इस वाले वैल्यू में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा रो जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो देखेंगे रो से रो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमने वेग निकालना है यहाँ पे, जो वेग जेड पर वेग क्या है, मैंने कहा कि जहां पर जो बेंचुरीमीटर है, जहां पर संकीर्ण है, जहां पर क्षेत्रफल कम है,
वहां पर वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। जो एक्स वाला जो एरिया है उसके सापेक्ष वेग जेड पर जो है संकीर्ण भाग पर ज्यादा होगा। तो यहां पर जो है बच्चों हम क्या निकालते हैं, यहां पर हमने वेग निकाला। तो वेग निकालने के लिए हमारे पास यहां पर हम वेग निकालते हैं। तो ये वेग हो जाएगा जी एच A2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 भी आएगा 2GH A2 का स्क्वायर बटे A1 माइनस A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर बराबर किसके, V1 के स्क्वायर के। तो जो बेंचुरीमीटर में जहां पर वेग ज्यादा है, जहां पर बेंचुरीमीटर संकीर्ण है, वहां पर जो वेग है वो कम है, वहां पर वेग ज्यादा है, उस वेग को ज्ञात करने के लिए हमने V1 निकालना है। तो V1 को हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH A2 का स्क्वायर बटे A1 माइनस A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहां पे हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको आप देखेंगे कि V1 बराबर हो जाएगा क्योंकि A2 का स्क्वायर है तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, A2 ये हो जाएगा अंडर रूट 2GH बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने बेंचुरीमीटर का जो आयतन निकालना है, बेंचुरीमीटर का जो आयतन निकालना है, मानो सपोज यहां पर जो है क्षेत्रफल है, मानो सपोज हमने क्या निकाल दिया, वेग निकाल दिया। यहां पर हमने वेग निकाल दिया कि यहां पर वेग जो है यहां पर वेग कम, और मतलब जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, जहां पर बेंचुरीमीटर का क्षेत्रफल जहां पे ज्यादा है वहां पर वेग कम, और जहां पर बेंचुरीमीटर का जो भाग क्षेत्रफल कम है वहां पर वेग ज्यादा है। तो जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर वेग V1 मैंने निकाल दिया है। तो यहां पर जो आयतन निकालेंगे बेंचुरीमीटर में, बेंचुरीमीटर में द्रव का आयतन, बेंचुरीमीटर में द्रव का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा A1 इंटू V1। तो आप देख रहे हैं A1 तो हमने निकाल दिया है, A1 तो है, और V1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो V1 हो जाएगा A2 अंडर रूट 2GH बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा निकल गया। तो ये हो जाएगा हमारा बेंचुरीमीटर में द्रव का आयतन। बेंचुरीमीटर में जो द्रव का आयतन है वो हो जाएगा, माना जो जिस नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है, माना उसका जो प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव का जो आयतन है, माना वो Q है। माना यहां पे हम लिखते हैं बेंचुरीमीटर में या नली में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, ठीक है। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, किसमें, आयतन नली में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का जो आयतन हो जाएगा, उदाहरण माना सपोज Q है, तो Q बराबर हो जाएगा हमारा A1 2GH बटे A1 का स्क्वायर। हम देख सकते हैं किसी नली में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला जो द्रव है, जिस नली में द्रव प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, उसका जो आयतन है वो किस पर निर्भर करता है, उसमें दोनों जो नलियां हैं, ऊर्ध्वाधर जो नलियां हैं, बेंचुरीमीटर पर लगे ऊर्ध्वाधर नलियों की में जो प्रवाहित में जिस ऊंचाई पर द्रव बह रहा है, इनमें जो अंतर है, दाबांतर के टाइम पे जो हाइट में अंतर है, उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कि दोनों नदियों में जो हाइट का जो अंतर होता है, द्रव के चढ़ने के हाइट का जो अंतर होगा, उसके क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल टू इसके H के, ठीक है। यहाँ पर जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, H के। जैसे जैसे जो है इसमें अंतर होगा, वैसे जो है आयतन जो है क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। और दूसरी चीज है, यदि हमारे पास जो है A1 और A2 हमें ज्ञात है, तो उससे जो है हम उस नली में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा भी बर्नौलीज थ्योरम के जो अनुप्रयोग हैं, जैसे बुनसन बर्नर है, ठीक है, या किसी स्थान पर फूंक मारने पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस तरीके का है, ठीक है। और एक जो है, इस प्रकार से काफी सारे अनुप्रयोग हमारे पास हैं। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।